एफएफ के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से अब फ्यूचर फाउंडेशन जो है वो आगे बढ़ रही है और फैंटास्टिक फोर को पीछे होल्ड कर दिया गया है, क्योंकि जॉनी स्टॉर्म के चले जाने के बाद ये करना ठीक नहीं लग रहा था। और जॉनी स्टॉर्म की जगह अब किसी और को नहीं बल्कि हमारे फेवरेट स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर को दी गई है, जो कि अब इस टीम का हिस्सा बन चुका है। हमने देखा कि किस तरीके से बहुत सी चीज़ें बैकग्राउंड के अंदर चल रही हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ इस वक्त है इस सीरीज़ के अंदर वो ये है कि डॉक्टर डूम फाइनली फैंटास्टिक फोर की इस पूरी की पूरी टीम यानी फ्यूचर फाउंडेशन को ज्वाइन कर चुके हैं। अब इसके ऊपर बाकी टीम का क्या रिएक्शन होने वाला है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। तो अब आगे तो अगली पल हम देखते हैं कि यहाँ से द थिंग जोर से चिल्ला के टेबलों को तोड़ता और कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तो रीड बोलता है कि मैं इस बात को जानता हूँ कि तुम अपसेट हो, तुम सब के सब। सूजन ने भी सेम यही रिएक्शन मुझे दिया था, लेकिन कम से कम मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। तो थिंग बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है रीड, तुम क्या कहना चाहते हो सबके ऊपर? तुम मुझे सच में इस चीज़ के लिए कोई रीज़न देना चाहते हो कि मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए? लेकिन वहीं से डॉक्टर डूम कहता है, ओह अगर तुम इस पूरे के पूरे मामले की इनसाइड को जानना चाहते हो ग्रिम, तो मैं तुम्हें यहाँ पे इनलाइटमेंट जरूर ऑफर कर सकता हूँ। लेकिन वहीं से थिंग बोलता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं चुपचाप यहाँ पे बैठ के सारा का सारा तमाशा देखूंगा तो। लेकिन वहीं से डॉक्टर रिचर्ड बीच में आते हुए कहते हैं कि बैन प्लीज, ये बिल्कुल वैसा नहीं जिस तरह तुम्हें दिख रहा है। लेकिन वहीं से डूम बोलता है, क्या ये बात सच है? मैंने कुछ इस तरीके से ही सुना है बेंजामिन, कि जब वहाँ पे जॉनी स्टॉर्म अपनी जान की कुर्बानी दे रहा था और वो एंडलेस आर्मी से अकेले मुकाबला कर रहा था सीना चौड़ा करते हुए, क्या ये बात सच है कि तुम वहाँ पे कुछ बच्चों को सराउंड करके खड़े हुए थे और रो रहे थे? मतलब तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा कॉमरेड तुम्हारी आंखों के सामने अपनी इनएविटेबल डेथ को गले लगा रहा था और तुम सिर्फ बैठ के बच्चों के साथ रो रहे थे। क्या ये बात सच है? और वहीं से रीड बोलते हैं कि खामोश हो जाओ विक्टर, प्लीज खामोश हो जाओ। लेकिन वहीं से डूम बोलता है, मुझे बताओ बैन, क्या ये बात सच है कि तुम बस वहां बैठ के चुपचाप देख रहे थे? तुम कितने ज्यादा बहादुर हो ना। और ये बात सुनने के बाद द थिंग अपना आपा खो बैठता है। वो डॉक्टर रीड रिचर्ड को उठा के यहाँ से वहाँ फेंकता है और जबरदस्त तरीके से कुर्सी उठा के उसके मुंह पे मारता है। लेकिन वहीं से डूम उसको अपने हाथों से रोककर कहता है कि वेल, इसका मतलब ये है कि ये बात सच है। लेकिन वहीं से द थिंग कूदता और कहता है कि मैं तुम्हारी स्किन तुम्हारी जिस्म से अलग करके रख दूंगा। तुम्हें ये बात समझ में आ रही है डूम? लेकिन अगले पल सूजन यहाँ पे आती है और दोनों को अपनी फोर्स फील्ड के अंदर कैद करके रोक देती है और कहती है कि नहीं, इस घर के अंदर कोई इस तरह नहीं करेगा, नॉट इन द हाउस। और वहीं से रीड बोलते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया डियर। तो वहीं से सूजन बोलती है कि हाँ शुक्रिया बाद में अदा करना, लेकिन तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि ये सब चल क्या रहा है। तो बैन बोलता है क्या तुम जानना चाहती हो कि यहाँ पे क्या चल रहा है? तो मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे रीड रिचर्ड ने बच्चों का एक ग्रुप बनाया हुआ जिनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा होशियार हैं, और अब उन बच्चों ने अपने साथ यहाँ पे किसी और को नहीं बल्कि डूम को लाने के बारे में सोचा है। वो डूम को हमारे घर के अंदर लेकर आना चाहते हैं। तो वैलेरिया बोलती है कि इसके अंदर मेरी गलती है अंकल बैन, इसके अंदर डैड का कुछ भी नहीं किया जा रहा है। मगर आपको ये बात समझनी होगी, हमें इस वक्त सच में अंकल डूम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वहीं से नथानियल बोलते हैं कि देखो तुम्हें ये बात समझनी होगी बैन कि ये सबसे ज़्यादा वो खतरनाक टाइम है जिसके अंदर हमें डूम को अपने करीब रखना होगा ही। तो बैन बोलता है कि ये मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। वेल फिर मैं इस बात को कंसीडर करता हूँ कि अगर डूम यहाँ पे तुम्हारे करीब रहेगा तो मुझे शायद यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। कम ऑन ड्रैगन मैन, तुम मेरे साथ चल रही हो। तो ड्रैगन मैन बोलता है कि हम जा कहाँ रहे हैं? तो बैन बोलता है कि हम क्लोजेस्ट बार जाएंगे और तुम मुझे वहाँ लेके जाओगे और मुझे पिलाते रहोगे। तो ड्रैगन मैन बोलता है कि मैं एक एंड्रॉइड हूँ मिस्टर ग्रिम और मैं नहीं पीता। तो बैन बोलता है कि ठीक है, लेकिन तुम खरीद तो सकते हो ना मेरे लिए। तो रीड बोलते हैं कि सूजन, मेरे ख्याल से तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करवाना चाहिए कि सब कुछ क्या चल रहा है। तो सूजन बोलती है कि ओह, लेकिन यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रीड, कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा माइंड बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है, लेकिन जो तुम अब कदम उठाने के लिए जा रहे हो मुझे वो इस बात के ऊपर शक में डाल रहा है, क्या तुम सच में इतनी ही ज़्यादा ब्रिलियंट हो जितना मैं तुम्हें समझती हूँ? तुम्हें वाकई लगता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो सोच समझ के कर रहे हो? तो वहीं से डूम बोलता है कि ये मूवमेंट, इस मूवमेंट के अंदर मेरी रिस्टोरेशन से ज़्यादा कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती है। तुम तो बिल्कुल भी नहीं सूजन, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में कैसा फील करती हो। तो सूजन बोलती है कि डोंट पुश मी विक्टर, मुझसे तो पंगा लेने के बारे में सोचना भी नहीं, वरना मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर एक छोटा सा एयर बबल बना के तुम्हारी अंदर से ही जान ले लूंगी और तुम्हारी नाक के जरिए तुम्हारा दिमाग बाहर आ जाएगा। मैं इस बात की उम्मीद करती हूँ रीड कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुम्हें उसके बारे में पता है। और अगले पल हम देखते हैं कि सूजन स्टॉर्म यहाँ से अपना मुंह बना के बहुत ज़्यादा गुस्से में चले जाती है। तो वहीं से हमारा पीटर बोलता है, तो आई गेस कि आज रात कोई काउच पे सोने वाला है। अच्छा तुम क्या चाहते हो कि मैं उसके पीछे जाऊँ उसको समझाने के लिए, या यहाँ रुकूँ, या तुम चाहो तो मैं दोनों काम कर सकता हूँ। तो पीटर पार्कर के छोटे छोटे जोक्स इस तरह की मूवमेंट्स के अंदर वो मेरे फेवरेट है यार। तो वहीं से रीड बोलते हैं कि एक्चुअली मैं चाहता हूँ स्पाइडरमैन कि तुम हमारे साथ इस कमरे के अंदर रहो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई और नया आदमी होना चाहिए जिसका हम एक पर्सपेक्टिव ले सकें। तो स्पाइडर बोलता है कि द रूम, आप किस रूम की बात कर रही हैं? तो अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली मिस्टर फैंटास्टिक फ्यूचर फाउंडेशन वाले उसी रूम के अंदर लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये रहा वो कमरा, विक्टर हैव अ सीट।
और हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली कुछ और नहीं हो रहा। हमने पिछले एपिसोड्स के अंदर देखा था कि डॉक्टर डूम जो है उनकी बेसिकली इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, यानी कि उनके दिमाग का हिस्सा, वो डिस्ट्रॉय हो गया था जब वो एक पूरा का पूरा फॉल ऑफ हल्स वाला इवेंट चल रहा था। तो उसके बाद से विक्टर वॉन डूम उतना ज़्यादा होशियार नहीं रहा जितना वो हुआ करता था कॉमिक्स के अंदर। कल को उसके पूरे के पूरे दिमाग को रीस्टोर करने का काम जो है अब वो फ्यूचर फाउंडेशन का अगला मिशन है, जहाँ हम देखते हैं कि सारे लोग अलग अलग मशवरे दे रहे होते हैं, जिसमें सबसे पहले एलेक्स तो यही बोलता है, क्या वाकई में हमें इस बारे में सोचना भी चाहिए कि हमें डॉक्टर डूम को उसकी समझदारी वापसी दे दें, ये डॉक्टर डूम है मैन। लेकिन वहीं से बेन बोलता है कि हाँ, और स्पाइडरमैन भी यहाँ पे कहता है कि देखो सारे के सारे एथिक्स को अगर हम साइड पे रखें, हमें ये काम करना है कि नहीं, लेकिन हमें सबसे पहले इस बात के बारे में बात करना चाहिए कि ये इशू जो है वो स्ट्रक्चरल डैमेज है या फिजिकल डैमेज है या एक डेटा इशू है। आई मीन टू से कि यहाँ पे इसके दिमाग को फिजिकली डिस्ट्रॉय किया गया है या इसके दिमाग के कुछ न्यूरॉन्स को जला के राख कर दिया गया है, जिस वजह से इसका दिमाग उस पोटेंशियल के ऊपर काम नहीं कर रहा जिस तरीके से वो कभी किया करता था। तो यहाँ पे जो मोलाइड्स मौजूद होते हैं वो कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड, मैंने कभी अंदाजा नहीं लगाया था कि स्पाइडरमैन एक फॉर्मिडेबल इंटेलेक्ट को अपने पास पोजेस करता है, इम्प्रेसिव। तो वहीं से दूसरा मोलाइड कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं आया। तो उनका जो बच्चा होता है वो ये कहता है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो स्पाइडरमैन ने सवाल करा वो बहुत ज़्यादा वैलिड है, तो क्या हम इसके जवाब के बारे में कुछ जानते हैं। तो डॉक्टर रीड बोलते हैं कि एक्चुअली हमें इसके बारे में कुछ तो पता है, विक्टर के दिमाग का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल पहले की तरह ही सही सलामत नज़र आ रहा है। तो वेलेरिया बोलती है कि वेल फिर तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम हमारे लिए होने वाली है, जिसको हम आसानी से सुलझा सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड डेटा रिट्रीवल सिनेरियो होने वाला है, जहाँ पे हमें सिर्फ डॉक्टर डूम के डेटा को वापसी उनके दिमाग के अंदर लेकर आना है, लेकिन इसके लिए हमें डॉक्टर डूम के दिमाग की एक बैकअप कॉपी चाहिए। तो वहीं से रीड बोलते हैं, ओह क्या बात है, वेल बहुत ज़्यादा एलिगेंट, आखिरकार मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। तो वेलेरिया बोलती है कि डैड आप पिछले कई दिनों से थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्टेड थे ना, तो इसलिए सोचने का काम मैं कर रही थी। तो वहीं से रीड बोलते हैं, अच्छा वेल क्या तुमने इसकी बात को सुना विक्टर के बच्ची ने क्या कहा। तो विक्टर बोलता है मैंने सुन ली। तो वेलेरिया बोलती है कि मैंने कहा कि मुझे बैकअप की ज़रूरत है। तो विक्टर बोलता है कि सही कहा तुमने, एक बैकअप की। तो वेलेरिया बोलती है कि हाँ एग्जैक्टली, मैं यहाँ पे एक बैकअप की ज़रूरत है, मुझे वो चाहिए। तो डूम बोलता है कि बस करो बच्ची, अब तुम डॉक्टर डूम के सब्र का इम्तिहान ले रही हो। और अगले पल सारे के सारे हॉल के अंदर खामोशी हो जाती है, लेकिन वेलेरिया फिर बोलती है, मैंने कहा कि मुझे बैकअप की ज़रूरत है। तो वहीं से डूम बोलता है कि क्रिस्टोफ, उसको फ़ौरन से यहाँ पे बुलाया जाए। और इसी के बाद हम यहाँ से अगले दिन कहीं और नहीं बल्कि लैटवीरिया के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे डॉक्टर डूम बेसिकली सारे के सारे लोगों को लेके वापसी लैटवीरिया के ऊपर आते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि डॉक्टर डूम यहाँ पे जब मौजूद नहीं है लैटवीरिया के अंदर, तो उनका बेटा यहाँ पे जिसका नाम क्रिस्टोफ है, उसको डॉक्टर डूम ने अपनी जगह दी हुई है सारे के सारे लैटवीरिया को संभालने के लिए। अब क्रिस्टोफ कौन है उसको हम आगे चल के डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन वहीं से जब डॉक्टर डूम आते हैं तो उसका यहाँ पे वेलकम किया जाता है। और डॉक्टर डूम बताते हैं कि क्रिस्टोफ वर्नैंड जो है वो एक ऑर्फन हुआ करता था, कुछ सालों पहले यहाँ पे लैटवीरिया के ऊपर मेरे खिलाफ बगावत करने की कोशिश की गई थी, और इस पूरी की पूरी लड़ाई वगैरह के बीच में एक बच्चा जो है वो अनाथ हो गया था। मैंने उस बच्चे यानी क्रिस्टोफ को अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन के अंदर लिया और अपने बेटे की तरह पाला बाड़ा है, और डूम ने क्रिस्टोफ को अपना नया वारिस बना दिया था। शॉर्टली आफ्टर डेट जब डूम को उसके ऊपर पूरा विश्वास हो गया और वो उसको अपने बेटे की तरह मानने लग गया, तो यहाँ पे डॉक्टर डूम ने उसको सिर्फ अपनी सारी की सारी जायदाद का हिस्सेदार नहीं बनाया, बल्कि उसने अपना एक पोर्शन उसके हवाले कर दिया। अपनी सारी नॉलेज, अपनी सारी मेमोरीज उसने अपने बेटे को दे दी, क्योंकि नथानियल इस बात को जानता था कि शायद कोई ऐसा दिन आ सकता है जब डॉक्टर डूम को अपनी ही एक बैकअप की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो जब चाहें उसको क्रिस्टोफ के दिमाग से निकाल सकते हैं। तो इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को ठीक करने के लिए और विक्टर को रिपेयर करने के लिए हमें आज इसी की ज़रूरत थी। तो क्या अब ये सब लोग बात को समझ चुके हैं। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि ओके, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, और मुझे नहीं लग रहा कि अब ऐसी कोई चीज़ होगी जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा प्रोसेस ख़राब हो सकता है। और अगले पल क्रिस्टोफ आता और कहता है, श्योर सर, क्या आप इस बारे में श्योर हैं कि यही सबसे ज़्यादा बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है। तो डूम बोलता है कि मैं सब कुछ सोच समझ के ही करता हूँ क्रिस्टोफ। तो वहीं से क्रिस्टोफ बोलता है कि नहीं फादर, मेरा कहने का ये मतलब है कि आप मेरे दिमाग का हिस्सा अपने दिमाग के अंदर डाल रहे हैं, और मैं अपने आप को कभी भी एक परफेक्ट बीइंग नहीं मानता हूँ। मैं काफ़ी बार फेल हो चुका हूँ, मैं कोई डूम नहीं हूँ। तो वेलेरिया बोलती है कि हे डोंट वरी मिस्टर क्रिस्टोफ, क्योंकि हम आपके दिमाग की एग्जैक्ट कॉपी जो है डूम को नहीं दे रहे हैं, बस उस डेटा को दे रहे हैं जो कि आपके दिमाग के अंदर मौजूद है, और डूम उसको जैसे चाहे इस्तेमाल करना वो कर सकता है। इसी तरह रीड जेड उसके पूरे के पूरे दिमाग का एनालाइज करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से दिमाग का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जहां सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है, जिस वजह से ही वो अपने पूरे के पूरे डार्क आर्ट्स को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और यही बात उसको एक्सप्लेन करती है। और वो साथ साथ ये भी बताते हैं कि इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट के होने की वजह से डूम की पर्सनैलिटी के ऊपर, उसके जनरल मेकअप के ऊपर कोई भी इसका असर नहीं होने वाला है। मतलब ये है कि ये एक्सपेरिमेंट कोई नुकसानदेह नहीं हो सकता है। और वहीं से डूम बोलता है कि सून ऑल विल बी राइट। तो वेलेरिया बोलती है कि एग्जैक्टली, अब आप बैठ जाइए यहाँ पे ताकि हम सब कुछ शुरू कर सकें। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली क्रिस्टोफ और विक्टर वॉन डूम दोनों अपनी सीट्स के ऊपर बैठते हैं, जहाँ पे उनको पूरी की पूरी मशीन के साथ हुकअप कर दिया जाता है।
और रीड बोलते हैं कि ऑल राइट एवरीवन, सब कुछ बिल्कुल देखने में ठीक लग रहा है। डैड, आप और वैलेरिया मिलकर इस पूरी की पूरी डिवाइस को पावर अप करें ताकि हम ट्रांसफर को इनिशिएट कर सकें। मैं सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स और ओवरराइड को हैंडल करता हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे उस पूरी की पूरी मशीन को बिल्कुल रेडी कर देते हैं और रीड रिचर्ड के सामने यहाँ पे स्क्रीन मौजूद होती है जहाँ उनके पास दो ऑप्शन हैं कि वो इस पूरे के पूरे ओवरराइड को ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर पर्ज कर सकते हैं, मतलब हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकते हैं इसकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी, नॉलेज, डेटा, मेमोरीज सबको। मतलब ये छोटे छोटे मूवमेंट जो जोनाथन हिकमैन अपनी स्टोरीज के अंदर बनाते हैं वो इतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। अब अगर हम यहाँ डॉक्टर डूम और रीड रिचर्ड की बात करें तो वो दोनों एक दूसरे के आप समझ सकते हैं कि जानी दुश्मन हैं। वो फैंटास्टिक फोर के आर्च नेमेसिस हैं डॉक्टर डूम, और सिर्फ डॉक्टर डूम सिर्फ फैंटास्टिक फोर से नहीं बल्कि एवेंजर्स, डिफेंडर्स और न जाने जितनी भी टीम है मार्वल के अंदर होने वाली सबके विलन रह चुका है। और डॉक्टर डूम इस अर्थ के ऊपर होने वाला सबसे ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस विलन माना जाता है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से रीड रिचर्ड के हाथों के अंदर अब ये चॉइस है कि वो चाहें तो इस विलन को हमेशा के लिए आज खत्म कर सकते हैं या उसको बचा सकते हैं। सारा का सारा डिसीजन रीड रिचर्ड का है। और उस तरह स्पाइडरमैन इस बात को समझ जाता है और वो रीड की तरफ खामोशी से देख रहा होता है और कुछ नहीं कहता। और वहीं से वैलेरिया बोलती है कि डैड, क्या आपने अभी तक ये करा नहीं? और अगले पल हम देखते हैं कि रीड का हाथ जो है वो पर्च की तरफ जाता है और वो कहते हैं कि ऑलमोस्ट मैं कर चुका हूँ। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि बेसिकली नैथानियल उसको घूर के देखते हैं और रीड समझता है कि शायद नैथानियल इस बारे में जानते हैं पहले से और डेटा ट्रांसफर करना ही ठीक रहेगा। और अगले पल यहाँ पे बेसिकली रीड रिचर्ड इस पूरे के पूरे डेटा को ट्रांसफर करके डॉक्टर डूम की सारी पर्सनैलिटी को, सारी की सारी एबिलिटीज़ को वापसी उसके हाथों में सौंप देते हैं। और वहीं से डूम उठता और कहता है, फायर, रेलिट, साइंस एंड मैजिक दोबारा मेरे जिस्म के अंदर जलना शुरू हो चुकी है। द चेन्स ऑफ मियर मोर्टेलिटी ब्रोकन। और वहीं से क्रिस्टोफ बोलता है कि फादर, क्या आप ठीक हैं? क्या ये काम कर गया? तो वहीं से वो कहता है कि डूम इज रिबॉर्न। तो वहीं से क्रिस्टोफ बोलता है कि वंडरफुल, ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है। मैं फौरन से अपने लोगों को समन करता हूँ ताकि वो दोबारा से आपको थ्रोन के ऊपर लाने के लिए सारी की सारी प्लानिंग कर सकें। तो डूम बोलता है कि नहीं, अभी उस चीज़ का वक्त नहीं हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी यंग वैलेरिया से एक वादा किया था और जैसा कि उसने अपना वादा पूरा करा तो मैं भी उसका ये वादा ज़रूर पूरा करके ही रहूँगा। तो रीड बोलते हैं कि आखिरकार विक्टर ये किस बारे में बात कर रहा है? तो वहीं से नैथानियल बोलता है कि देखो बेसिकली रीड, इस पूरी की पूरी डील के दो पार्ट थे। तो रीड बोलते हैं कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तो वहीं से वैलेरिया बोलती है कि देखें डैडी, मैंने उनके साथ एक डील बनाई थी और वो अब उस डील की ही बात कर रहे हैं। तो वहीं से डूम बोलता है कि देखो ये बात बिल्कुल ठीक है कि मैंने वैलेरिया के साथ एक डील करी थी सब कुछ करने के लिए, और मैं इस बात को सस्पेक्ट कर रहा हूँ कि ऑलरेडी जिस चीज़ के लिए उसको मेरी मदद की ज़रूरत थी उसका सोल्यूशन शायद उसको मिल ही गया होगा। लेकिन अब जैसा कि मेरी सारी की सारी मेमोरीज वापसी आ चुकी हैं तो मैं उसके अंदर उसकी मदद ज़रूर करूँगा, मैं अपना पार्ट ज़रूर निभाऊंगा। तो विक्टर बोलते हैं कि तुम आखिरकार अपना किस चीज़ के अंदर पार्ट निभाने की बात कर रहे हो विक्टर? तो वहीं से डूम बोलते हैं, ओह, मैं इस बात पे अग्री हुआ था कि मैं तुम्हारी बेटी की मदद करूंगा तुम्हें हराने में रिचर्ड्स। तो मेरे ख्याल से अब हमें काम शुरू कर देना चाहिए। क्या मैंने ठीक कहा? तो बेसिकली यहाँ पे वैलेरिया रिचर्ड ने डॉक्टर डूम के साथ एक ज़बरदस्त तरीके की डील करी थी जिसमें वैलेरिया को एक चीज़ के बारे में पता है जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे और मैं भी इसको यहाँ इनक्लोज नहीं करना चाहता, आपका थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगला एपिसोड जो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिलीव मी, टू बी कंटिन्यूड।